हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी हिमांशी खुराना के बारे में। हिमांशी खुराना के बारे में मैं शायद अपने चैनल पर दूसरी बार बात कर रही हूँ। पहली बार मैंने बात करी थी हिमांशी और आसिम के रिलेशनशिप के बारे में, हिमांशी की पर्सनालिटी के बारे में, हिमांशी की क्वालिटीज़ के बारे में। और कहीं ना कहीं मैंने हिमांशी और आसिम के ब्रेकअप रीज़न को सपोर्ट भी किया था। और वो रीज़न सबको पता है, रिलीजन रीज़न था कि भाई अपने बिलीव्स में दोनों डटे हुए थे, इसीलिए इन दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ना बेहतर समझा। अब कई वक्त बाद जो है इस बात को, इस चैप्टर को दोबारा से खोला गया और बड़े ही शातिराना अंदाज में इसे खोला गया। और जब मैंने हिमांशी को और पारस छाबड़ा को एक साथ एक कमरे के नीचे बैठकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए देखा, सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा चीटेड फील हुआ। चीटेड एज अ ऑडियंस, क्योंकि जब हम किसी रियलिटी शो पर किसी कंटेस्टेंट को पसंद करने लगते हैं तो उसके दुश्मन को अपना दुश्मन मान लेते हैं और उसके दोस्त को अपना दोस्त मान लेते हैं। और यही मेरा जो पॉइंट था इस पॉडकास्ट को बनाने का, वो यही था। जो हिमांशी और आसिम का मैटर है उसे तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं इस मैटर के बारे में बात करूंगी कि पारस छाबड़ा और हिमांशी खुराना बिग बॉस सीज़न 13 में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हिमांशी थी उनका शहनाज के साथ एक बाहर से ही प्रॉब्लम चल रहा था। और फिर हिमांशी जब इस शो में आई तब उनकी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हो गई जिसे पारस छाबड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसका नाम था आसिम रियाज। तो कहीं ना कहीं उन दोनों का गुस्सा जो पारस है वो निकालता था हिमांशी पर। अगर आप लोगों ने बिग बॉस सीज़न 13 देखा होगा तो हिमांशी और पारस के बीच में भी काफ़ी तू मैं होती थी। और जब शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है हिमांशी और आसिम अपनी दुनिया में चले गए, इधर पारस अपनी दुनिया में चला गया माहिरा के साथ। प्लस सिद्धार्थ के साथ तो इसके अच्छे कनेक्शंस थे ही। वो बात अलग है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला की सडन डेथ होती है तब हिमांशी, माहिरा, पारस एक दूसरे के साथ वापस से रिकनेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद क्या देखने को मिलता है कि आसिम वापस से इन सब से डिस्कनेक्ट हो गया। और शायद मुझे लगता है कि वो क्यों डिस्कनेक्ट हुआ उसका आंसर मुझे ये पॉडकास्ट देखकर मिल गया। क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरीके से पारस ने हिमांशी को कहा कि मैंने सुना है तुम्हारा कन्वर्जन होने जा रहा था, तो वो जो चेहरे में वो जो एक खुराफात, एक छेड़छाड़, क्योंकि कहीं ना कहीं पारस चाहता था कि आसिम, शहनाज उसके पॉडकास्ट में आए, लेकिन वो आए नहीं। देखा जाए तो शहनाज ने भी शो से निकलने के बाद पारस को ज़्यादा भाव दिया नहीं, जबकि शो में तो शहनाज पारस को काफ़ी पसंद किया करती थी। लेकिन बाद में जब सारे डायनामिक्स चेंज हुए तब आप देख सकते हैं कि शहनाज ने पारस को बिल्कुल भी ज़्यादा भाव नहीं दिया। पहले तो लग रहा था कि भाई सिद्धार्थ की वजह से नहीं दिया, लेकिन बाद में अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो तब आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा शख्स आपको आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से प्रेजेंट करता है। अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हो तो वो इंसान आपका कहीं फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा, आप
को अपना हथियार बनाकर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ तो नहीं करेगा। तो मुझे शायद लगता है यही कारण रहा। अगर मैं सिर्फ़ आसिम की बात करूं तो यही कारण है कि आसिम ने लगभग सभी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, जो भी उसके को कंटेस्टेंट थे, और जिनके साथ उसकी अच्छी थी उनके साथ भी उसने दूरी बना ली। आप देख सकते हैं कि रियलिटी शो में जब आसिम को लिया जाता है तो रियलिटी शो वाले आसिम की पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हैं और किस तरीके से उसे बिट्रे करते हैं, ये सारी बातें हमसे छुपी नहीं हुई हैं। आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा, और एक और रियलिटी शो आया था, मुझे याद नहीं है, उसमें भी आसिम ने क्विट कर दिया था बीच में, जिसको लेकर आसिम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आसिम को फेस करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं आसिम को बहुत ही गलत तरीके से, मुझे लगता है, उसकी पर्सनालिटी को लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और जब आसिम को ये बात समझ में आ जाती है तो वो उनसे किनारा कर लेते हैं। मुझे तो यही लगता है। बाकी जिनके साथ उनकी अच्छी बनती थी, अब उसके साथ भी आसिम अगर अब जाकर रिश्ता जो है वो नहीं निभा रहा है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन शो में जिन लोगों ने आसिम को काफ़ी नीचा दिखाया, उसकी बेइज्जती करी, आसिम ने उस चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है। ये नहीं है कि चलो वो एक शो था, अब हम आगे बढ़ गए। नहीं, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है फ़ायदा उठाओ। अब आप यहाँ पर पारस छाबड़ा को ही देखिए। पारस छाबड़ा को अच्छे से पता है कि आसिम और हिमांशी का एक वक्त पे रिलेशनशिप रहा है, और ऑफ कोर्स उसके सामने ही रहा है बिग बॉस 13 में। और अगर मैं हिमांशी को लेकर आऊँगा और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूँगा, देखिए, हिमांशी ने ज़्यादा आसिम के बारे में कुछ नहीं बोला है, मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं। लेकिन जितना भी बोला है, जिस तरीके से बोला है, वो काफ़ी है उसे ट्रोल कराने में। और ये जो रीज़न था रिलीजन का, ये तो हमें पहले ही पता था। खुद काफ़ी टाइम पहले हिमांशी ने एक स्क्रीनशॉट रिलीज़ किया था जहाँ पर उसके और आसिम की चैट थी, जहाँ पर आसिम ने उससे कहा था कि तुम सबको ये बता दो कि रिलीजन रीज़न है हमारे ब्रेकअप का। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हो वाली बात जो अभी तक पता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हिमांशी की बातों से बस ये लगा कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली उससे जो है कन्वर्ट कराने की बात हो रही थी, ऐसा कि उसकी बातों से लोगों को लग रहा है। वो बात अलग है कि हिमांशी ने अब आकर चीज़ों को अपने तरीके से क्लेरिफाई किया है कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं पारस को पता था। देखो, पारस ने ये बात बोली भी कि भाई मैं 1 साल से इसको कह रहा था कि आजा आजा, तू आई नहीं, ये मुझे टाल मटोल करके निकालती रही टाइम। लेकिन कहती हाँ, हम 6 साल बाद मिले और मैं नहीं मिल पा रही थी तुमसे। कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जो हिमांशी थी वो आसिम रियाज के साथ थी, और आसिम नहीं कंफर्टेबल फील करता था पारस के साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जिस लेवल पर बेइज्जती शो में की है, भले ही अब इसके पीछे कोई भी आप एक स्क्रिप्टेड रीज़न कह दो या शो के मेकर्स की प्लानिंग कह दो, लेकिन आसिम ने उस चीज़ को मेंटेन किया है। ठीक है, कोई आपकी बेइज्जती करता है, आपसे पैचअप करता है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन उसको उतना राइट मत दो कि फिर से वो आपका नाम इस्तेमाल करके आपको वापस से किसी प्रॉब्लम में डाल दे। अब आप देख सकते हैं कि हिमांशी पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुकी है, लेकिन पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आकर ये बातें बोलना, और ख़ुद पारस ने ये बात बोली है, तो आप सोच लीजिए कि भाई तू नहीं तो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही सही साले, तेरे को तो मैं बताऊंगा। तो ये जो खुराफात होती है ना,
मतलब देखो, ठीक है आप लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, और ये बात मुझे समझदार लोगों ने भी बताई है, कि प्रकृति और प्राण साथ में ही जाते हैं। नीम का पेड़ की जो कड़वाहट होती है वो समय के साथ कम हो सकती है, पर वो पूरे तरीके से जा नहीं सकती। प्रकृति कभी भी संत नहीं बन सकती है। बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रकृति संत बन जाती है, पर ज़्यादातर हम लोग समझ समझ के अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और हमें कितना कितना वक्त लग जाता है अपनी प्रकृति को, टेढ़ी प्रकृति को सीधा करने में। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बातें करना अच्छी बात है, लेकिन पूरे तरीके से 100% तो देखिए कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है, सबकी पर्सनालिटी है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप मतलब पूरे तरीके से अपने आप को नहीं बदल सकते। होते हैं जो अपने पे मेहनत करते हैं, वो कम्प्लीटली पहले अपनी समझ को बदलते हैं, फिर बाद में ये सारी चीज़ें आपके वर्तन में आती हैं। लोग क्या है, वर्तन में ले आते हैं लेकिन समझ में नहीं ले आते हैं, और फोर्सफुली ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फोर्सफुली शुरुआत में तो करते हैं, बट बाद में फिर उसका भी रिएक्शन फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को समझ समझ कर पहले समझना ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअलिटी को समझना पहले बहुत ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट जब होगा तब होगा। तो खैर, यहाँ पर मुझे एज अ ऑडियंस बहुत ज़्यादा चीटेड फील इस वजह से भी हुआ कि यार हम लोग इनकी लड़ाइयों को देखकर कितना चीज़ों को अपने दिल पे ले लेते थे, हम लोग कितना ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। और बिग बॉस सीज़न 13 तो इतना ज़्यादा टॉक्सिक सीज़न था, इतना फ्रस्ट्रेटेड सीज़न था, इतना हाइपर कर देने वाला सीज़न था, मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देने वाला सीज़न था। मैं क्या कहूँ, मतलब लिटरली मैंने ये बात पहले भी बोली थी, जब सीज़न 13 का एक एपिसोड ख़त्म होता था ना, तो हम नेक्स्ट का देखते थे और प्रे करते थे यार कोई कोई लड़ाई ना हो, और आसिम और सिद्धार्थ की तो कोई लड़ाई ना हो। लेकिन जैसे ही आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई का प्रोमो कटता था, या आसिम और पारस की लड़ाई का प्रोमो कटता था, हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता था। लिटरली ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल सीज़न था। सीज़न तो बहुत देखे मैंने, फर्स्ट सीज़न से लेकर 13 सीज़न तक मैंने कंटिन्यूसली इस बिग बॉस के सारे सीज़न्स को मैंने फॉलो किया है बहुत ही शिद्दत से। लेकिन ये जो सीज़न 13 था, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीज़न था, और वाकई बहुत सारी नेगेटिविटी इस सीज़न के साथ जुड़ी हुई है। और शो के ख़त्म होने के बावजूद भी आप सोचिए कितनी सारी डेथ्स हुई हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक क्रिएटिव लड़की भी थी वहाँ पर काम करने वाली, उसकी भी डेथ हो गई थी, जिसका नाम कुछ पिस्ता करके था, आई डोंट नो, सलमान खान ने भी उसके लिए ट्वीट किया था, उसकी भी डेथ हो गई थी। बहुत सारी डेथ्स, बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट्स की डेथ हो चुकी है। मतलब वाकई लोग आके बताते हैं कि शो हॉन्टेड है। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये पॉडकास्ट देख कर ना कोई बहुत ही अच्छा फ़ील नहीं हुआ, मुझे बड़ा ही भारी फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इस पॉडकास्ट को करने के पीछे मकसद आई डोंट नो क्या हो, बट मुझे पॉजिटिव मकसद नहीं फ़ील हुआ, मेरे को अच्छी वाइब्रेशन नहीं आई। और एज अ ऑडियंस मुझे काफ़ी बुरा लगा कि हम लोग इतना ज़्यादा एक पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं कि उसके आसपास के जुड़े लोग जो उसको परेशान कर रहे होते हैं, उनके लिए भी हम कितने नेगेटिव ओपिनियन रख लेते हैं, और बाद में फिर शो ख़त्म होने के कुछ साल बाद वो साथ में मिलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हिमांशी उसको छेड़ रही थी कि तुमने मुझे ये बोला था ना, हाँ मैंने इसको बोला था, ये ऐसे है। मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम लोगों का पैचअप हो गया। वैसे भी भाई एक कहावत तो है ही ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो चीज़ भी मुझे देखने को मिली। देखो कहीं ना कहीं तो देखो एक होता है कि यार मतलब
बंदा जो है मेरे शो में मेरे साथ था। अब देखा जाए तो उस टाइम पर पारस छाबड़ा एक नोन पर्सनालिटी था। स्प्लिट्सविला में भी पारस को मैंने देखा हुआ है एक सीज़न में। तो पारस आसिम से ज़्यादा नोन पर्सनालिटी था। वो बात अलग है कि वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, और आसिम को इतना मैसिव सपोर्ट मिला कि मतलब मुझे आज भी वो एपिसोड याद है जब पारस ने किस तरीके से जो है आसिम की बेइज्जती की थी। पता नहीं तू कौन सा परफ्यूम लगाता है, तू 5 रुपए का, पता नहीं क्या क्या बोला था। एक पर्टिकुलर एपिसोड आया था और मैंने अगले दिन जो है लोगों का रिएक्शन जानने के लिए सुबह सुबह उठ के देखा था कि कौन रिव्यूअर किसको सपोर्ट कर रहा है, आसिम को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे खुद के घर में लोग बटे हुए थे, आधे लोग सिद्धार्थ को सपोर्ट करते थे, आधे लोग आसिम को सपोर्ट करते थे। तो हमारे घर में भी बिग बॉस चल रहा था। तो बिल्कुल मतलब जो मेरे साथ मैं और एक और शख्स मेरी फैमिली के, हम आसिम को सपोर्ट कर रहे थे। बाकी सारे जो लोग थे दूसरे वो सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं उसको बताती थी कि अरे देखो यहाँ आसिम को सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई क्या नेक्स्ट लेवल का एक हमारे अंदर वो जुनूनियत होती थी। और अब मुझे लग रहा है यार कितना हमने वक्त बर्बाद कर दिया। ये लोग तो साले एक हो गए और हम लोग मतलब क्या, मतलब हमारी, मतलब क्या हम लोगों को किस तरीके से ये रियलिटी शो वाले जो हैं इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग भी देखो कहीं ना कहीं, अब आप ये सोचो कि अगर आसिम पारस के किसी पॉडकास्ट में अगर आ जाता है तो क्या होता है। बहुत सारी बातें निकलेंगी और निकलनी भी चाहिए। भाई हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई अब बताओ पारस क्या कहोगे। बट खैर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आसिम ने शायद यही सोचकर डिस्टेंस सबसे बनाया हुआ है। वो आरती सिंह की भी शादी में नहीं गया था, बहुत सारी जगहों से मिसिंग है। इवन शेफाली जरीवाला की डेथ पर आसिम के भाई उमर ने जो है एक उनको ट्रिब्यूट के लिए, एक कंडोलेंस के लिए मैसेज लिखा था, लेकिन आसिम ने नहीं लिखा। अब आई डोंट नो कि वो पराग से पर्सनली उन्होंने कॉल किया हो, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं हुई। इवन जो विशाल सिंह थे जो खतरों के खिलाड़ी में हाल फिलहाल आपको दिखे हैं, उनकी और आसिम की भी अब फ्रेंडशिप शायद नहीं है। तो अब मे बी क्या रीज़न रहा कि आसिम ने सबसे दूरी बना ली, आई डोंट नो। कुछ लोग इसको एटीट्यूड भी कह सकते हैं, एरोगेंस भी कह सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आसिम को ये समझ में आ गया है कि भाई ये लोग सिर्फ नाम के दोस्त हैं, असल में तो कोई मेरा सच्चा दोस्त है ही नहीं। मे बी ये भी हो सकता है। और हिमांशी ने खुद भी कहा कि वो बिज़नेस कपल रियलिटी शो में रहा। तो देखिए बिज़नेस तो हिमांशी ने भी किया आसिम के साथ में, मतलब आसिम और हिमांशी ने बाहर निकल के दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है मिलकर कई म्यूज़िक वीडियोस में काम भी किए। और वो गाने अब लोग बार बार ढूंढ ढूंढ के सुन भी रहे हैं कि भाई इतना प्यार था, मतलब उनके गाने भी बहुत हिट हुए थे। तो देखिए बिज़नेस तो आपने भी किए, सबने किए, सब करते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि भाई मैं अपना रिलीजन नहीं कन्वर्ट करना चाहती थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब आपको डे वन से ये बता देना चाहिए था कि भाई हम लोग एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब उमर रियाज बिग बॉस में गए थे, तब एक रश्मि का एंगल ज़बरदस्ती का एक बनाया जा रहा था, रश्मि देसाई का, जो यहाँ पर एज अ चैलेंजर आई थी उस सीज़न में, जिसकी विनर तेजस्वी प्रकाश बनी थी। तो वहाँ पर उमर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं भाई मेरे फैमिली मानेगी नहीं। और ऑफ कोर्स जो रश्मि है वो भी एक डिफरेंट रिलीजन की है। तो क्या तब हिमांशी ये सब नहीं देख रही थी या क्या था, आई डोंट नो। मतलब इस तरह की जो रिलीजन की बातें होती हैं वो तो पहले ही हो जाती हैं। बहुत सारे कपल्स होते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी एक कपल हैं साइमा और मयंक करके, शाय स्टाइल आपने सुना होगा। वो भी शाय मुस्लिम हैं और मयंक हिंदू हैं। उनको पता था कि हमारा रिलीजन अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मयंक है
स्पेशली जो लड़का था, उसने ये ज़िद रखी हुई थी कि मैं शादी करूँगा तो शाय से करूँगा और अपना रिलीजन नहीं चेंज करूँगा और उसका भी नहीं करने दूँगा। तो ये होता है एक रिलेशनशिप। इसमें शाय की भी यही मर्ज़ी थी कि भाई मैं भी अपना रिलीजन चेंज नहीं करूँगी और तुम भी मत करना। तो ये नीयत जब लड़का लड़की की साफ़ हो, शादी करने की हो, तो एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप मान ही जाते हैं। और आजकल के माँ बाप तो खुद ही बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। अब वो ज़बरदस्ती वाला टाइम तो अब रहा नहीं है। और आपके बच्चे सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी में आप देखिए ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी डिफरेंट रिलीजन के पार्टनर के साथ शादी करते हैं। आप शाहरुख खान को देख लीजिए, आप अभी ये सोनाक्षी को देख लीजिए, इन्होंने भी शादी करी है लेकिन इन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। नो मैटर, लोग इन पर भी बात करते हैं, इन्हें भी ट्रोल करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोनाक्षी और उनके हस्बैंड अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने रिलेशन को साथ में बैलेंस करके चल रहे हैं। और मैंने इनके ऊपर एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी मैंने बनाया था जहाँ पर मैंने इनको अप्रिशिएट किया था। तो देखिए, नीयत होनी चाहिए। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं, तो कानून ने भी इसका एक रास्ता बता रखा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के चलते आप शादी कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट रिलीजन के हैं। लेकिन जब आपकी खुद की नीयत नहीं है, खुद के इरादे नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता, इवन जब सेम धर्म संप्रदाय के लोगों में शादी के बाद जब नहीं बनती है, तो फिर वही वाली बात होती है ना कि नहीं जम रही है। इवन कई ऐसे कपल्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जो एक ही धर्म के होते हैं, एक ही उसके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपसी सहमति से उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी साथ में रहने की नीयत नहीं होती है, शादी करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। उनको लगता है नहीं, हमें इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा पार्टनर हम डिज़र्व करते हैं, भले ही वो एक रिलीजन के क्यों ना हो, हिंदू हिंदू हो या मुस्लिम मुस्लिम हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जिन्होंने शादी करनी होती है, जिनकी नीयत होती है, जिनका जज्बा होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, एक दूसरे के लिए सिंसेरिटी होती है, वो फिर पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि भाई जब प्यार करने के लिए हमारे धर्म में हमने धर्म की नहीं सोची, तो शादी करने में धर्म की क्यों सोचे। जब शादी के लिए धर्म बीच में आ गया, तो प्यार के लिए धर्म क्यों नहीं आता। मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। भाई प्यार हम कर लेंगे, लेकिन जब शादी करनी होगी, रिश्ते को एक इज़्ज़त देनी होगी, तो धर्म बीच में आ जाता है। यहाँ पर मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, बट ठीक है, जो भी डिसीजन लिया हिमांशी और आसिम ने वो सही लिया। एटलीस्ट एक दूसरे की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं की, एक दूसरे का वक्त तो बर्बाद नहीं किया, एक दूसरे की उम्र तो नहीं खा ली इन दोनों ने। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, अब जैसे लोग अब ये कह रहे हैं कि जैस्मीन और अली का भी नंबर आने वाला है ब्रेकअप का। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो जैस्मीन और अली हैं, ये भी कोई शादी करने वाले हैं। ये लोग भी बस अपने रिलेशन को चला रहे हैं। एक तरीके से मुझे लगता है इसमें गलती जैस्मीन की है कि भाई उसको भी देखना है कि भाई मेरी लाइफ, मेरी एज बढ़ रही है, अगर आगे मुझे फैमिली बनानी है तो फिर कैसे होगा। भाई शादी करके ख़त्म करो, कौन सा करियर। तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों एक ही नाम के रियलिटी शो के डिफरेंट सीजन्स में आ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। कोई तुम्हें बड़े बजट की, कोई बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिल रही हैं, संजय लीला बंसाली या शेखर कपूर या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामी डायरेक्टर हैं, करण जौहर, तुम्हें अपनी फिल्मों में बुलाने के लिए तड़प नहीं रहे हैं। ठीक है, तुम लोग काम कर रहे हो, रियलिटी शो से में जा रहे हो, फिर उसके दूसरे सीज़न में जा रहे हो, बस यही कर रहे हो। या तुम्हारे जो व्लॉग्स, अब तुम व्लॉगर्स भी बन गए हो, तो बेटर है शादी करो, एक अच्छी एक मिसाल दो पब्लिक को। लेकिन वही वाली बात है ना कि नीयत ही नहीं है। भाई अय्याशी करने के लिए जो है सारी परमिशन मिल जाती है,
लेकिन शादी करने के लिए, शादी तो एक अच्छी चीज़ है भाई। लिव इन में रहना में कोई वो इशू नहीं है, लिव इन में रहना गलत नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन शादी करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि जब पैसा कमाना होता है तब धर्म याद नहीं आता, तब आप दूसरे धर्म का किरदार बहुत ईजीली निभा लेते हैं। लेकिन जब दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी करने का वक्त आता है तब आपको अपना खुद का धर्म याद आ जाता है। तो मेरे को ये बातें ना समझ में नहीं आती है। बट खैर जो भी है, मुझे कोई हिमांशी की इस बात को सुन के, कन्वर्जन की बात को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सुन के कोई शौक़ लगा हो, क्योंकि मैंने पहले भी इस टॉपिक पर मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे ये जो पारस और हिमांशी को जब मैंने बैठकर पॉडकास्ट करते हुए सुना ना, तब मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा आया और कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ मैंने रियलिटी शो देखना अब छोड़ दिया है। भाई किसी के पीछे अपना बीपी खून जलाना बहुत बड़ी मूर्खता है जो मैंने इतने सालों तक करी, बट थैंकफुली अब मैं नहीं करूँगी। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि देखिए, हम जिन दुश्मनियों को कितना सीरियसली ले लेते हैं उनकी क्या कीमत है। वो बैठ कर के फिर कुछ साल बाद याद करते हैं, हंसते हैं, और ऑडियंस भी सर पीटती है कि यार हम इन लोगों के पीछे सुबह सुबह उठ के 6-6 बजे उठ कर के मोबाइल चेक करते थे सोशल मीडिया पे जाकर कि भाई किसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। बट खैर, ये जो भी सिनेरियो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे वापस से हिमांशी और आसिम के रिलेशनशिप को एक अटेंशन मिला है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या ये जानबूझ के की हुई एक पब्लिसिटी भी हो सकती है। आई डोंट नो कि भाई हर कोई मतलब जब किसी के पॉडकास्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं तैयारी करके जाता है और उसको ये होता है कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे जो है रील्स कटे, प्रमोशन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप हर पॉडकास्ट में जाकर अगर एक ही बात करोगे तो फिर कैसे वो एक्साइटमेंट बढ़ेगा। और यहाँ पर पारस छाबड़ा के उसमें जाना है, और पारस जो था वो बिग बॉस सीज़न 13 का कंटेस्टेंट था। वो सीज़न जो सबसे बेस्ट ब्लॉकबस्टर सीज़न था, तो डेफिनेटली बहुत सारा अटेंशन हिमांशी को भी मिला। तो हिमांशी भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, हर कोई देखो अपना फ़ायदा सोचता है। रिलेशनशिप में ही नहीं, वैसे भी इंडिविजुअली भी सबको काम करना है, सबको रेवेलेंट रहना है। कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर रेवेलेंट रह रहा है, तो कोई अपने पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर, तो कोई कैसे भी करके, भाई जिसको जो समझ में आ रहा है, कोई अपने पास्ट के कन्फेशन कर रहा है। तो ऐसे ये सारी बातें, कंट्रोवर्शियल बातें पॉडकास्ट में जाकर ही होती हैं, जिनके पॉडकास्ट में जो गेस्ट आते हैं, जो पॉडकास्टर होते हैं, जिनका चैनल होता है, उनको फ़ायदा मिल जाता है, तो फिर लोग उनके चैनल पर विज़िट करते हैं। अब जैसे कई लोग पारस के पॉडकास्ट को नहीं सुनते होंगे लेकिन हिमांशी को जानते होंगे, तो वो उनको ये पता होगा कि अच्छा हिमांशी है, और हिमांशी बिग बॉस में आई थी और सीज़न 13 में थी। अच्छा, पारस और आसिम का भी झगड़ा हुआ था। क्योंकि कई लोगों को पारस छाबड़ा को नहीं देखने में इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो हिमांशी के लिए आए, ये जानने के लिए आए क्या आसिम के बारे में कोई और बात होगी, पारस छाबड़ा क्या बोलेगा। हालांकि पारस ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, ऑफ कोर्स उसको भी पता है, लेकिन ना बोलकर भी वो बंदा खेल गया। हैट्स ऑफ टू पारस छाबड़ा। भाई पारस अभी भी खिलाड़ी आदमी है, और जो शातिरपना बिग बॉस सीज़न 13 में पारस ने दिखाया था, यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं हल्की हल्की वो झलक नज़र आई। तो ठीक है भाई, बहुत सारे पारस के एपिसोड्स आए हैं जिसमें बिग बॉस सीज़न 13 के कंटेस्टेंट आए थे। उनमें से एक शेफाली जरीवाला भी थी जिनकी डेथ हो गई, आरती सिंह भी आई थी, विशाल सिंह भी आए थे, मधुरिमा तुली भी शायद आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी नोन जिनको पारस अप्रोच कर रहे थे वो आ रहे थे, और उनमें से एक हिमांशी थी, और हिमांशी का आना बहुत बड़ी बात है। शेफाली के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि मैंने ज़्यादा पॉडकास्ट सुना नहीं है, मैंने मेन बातें ही सुनी है। लेकिन टाइमलाइन में मैंने कहीं नहीं देखा कि शेफाली के बारे में बात हुई हो, जबकि शेफाली के बारे में बात तो होनी चाहिए थी क्योंकि हिमांशी और शेफाली की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी शो में।
अब बाद में बाहर आकर नहीं बनी वो एक अलग बात है। और जब शेफाली की डेथ हुई तब हिमांशी ने अफ़सोस भी बहुत जताया था। बट ठीक है, अब जैसा भी रिलेशन रहा आसिम और हिमांशी का, टॉक्सिक रहा, ये रहा, जैसा भी था, दोनों इस रिश्ते से आज़ाद हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए। हिमांशी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और आसिम भी अपनी लाइफ में आगे सेटल हैं। थैंकफुली इन्होंने एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करके एक दूसरे की लाइफ साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इनको पता था कि भाई ठीक है, इतने से हम रहेंगे, चीज़ें हुई तो हुई, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और ये बढ़ गए हैं और एक दूसरे से अलग होकर ये लोग खुश हैं, तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर मेरा किसी के लिए कोई हेट नहीं है, ना हिमांशी के लिए, ना पारस के लिए, ना आसिम के लिए, बल्कि अगर कोई अफसोस है तो मुझे अपने आप के लिए है, एज अ ऑडियंस, कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ बनी। और चलो ठीक है, जो गलतियाँ हो गई वो हो गई, लेकिन आगे वो गलतियाँ नहीं होंगी, इसका मैं ध्यान रखूँगी। और इसीलिए मैं अब कोई भी रियलिटी शो नहीं देख रही हूँ। बैक टू बैक बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, जैसे कि अलायंस आया था, लॉकअप आया था, और अभी एक और शायद कोई आ रहा है, आई डोंट नो। बिग बॉस आ रहा है, ऑफ कोर्स बिग बॉस भी आ रहा है। एक शायद एक और रियलिटी शो आ रहा है, ट्रेटर, यस ट्रेटर। मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे आए दिन मुझे पता चलता रहता है, बट मैं नहीं देखती हूँ। और हाँ, रिया चक्रवर्ती ट्रेटर में है। ओहो, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में हो सकता है रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में भी आए, और वहाँ पर उनको जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मुझे वो भी पता है कि मिलिए इस सदस्य से जिस बेचारी ने प्यार करके अपनी ज़िंदगी की वाट लगा दी, अपने आप को जेल तक में पहुंचा लिया इस शख्स ने। देखिए, प्यार में इंसान बर्बाद हो जाता है, ये तो सुना है, लेकिन प्यार में इंसान जेल चला जाता है, अपने ऊपर तहमतें लगवा लेता है, मीडिया ट्रायल करवा लेता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती। तो आने वाले समय में ये भी होगा और मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। सो मुझे कोई देख के धक्का नहीं लगा रिया चक्रवर्ती को ट्रेटर में, बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बिग बॉस में आएंगी। बट कोई बात नहीं रिया चक्रवर्ती जी, आप बिग बॉस में आएंगी, और जब आएंगी तब देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी तो आप ट्रेटर नाम के रियलिटी शो में हैं। और देखिए ना, बड़ा क्या इत्तेफाक, बड़ा खूबसूरत संजोग है कि ट्रेटर के होस्ट करण जौहर हैं। ओहो, काफ़ी कड़ी से कड़ी मिल रही है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, रिया चक्रवर्ती हमारी लाखों में एक। तो भाई समझते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो ये एक मेरा एक छोटा सा प्यारा सा पॉडकास्ट था, जो शुरू किसके नाम पर हुआ और ख़त्म किसके नाम पर हुआ। सो खैर, ये मुझे आप लोगों के साथ बात करनी थी और इसी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। सो पारस छाबड़ा भाई, क्या बात है भाई, तुम हो खिलाड़ी आदमी, तुम हो क्रिएटिव, और तुम अपनी क्रिएटिविटी अपने पॉडकास्ट चैनल पे भी दिखा रहे हो। चलो कोई बात थी। तुम्हें देखकर, तुम्हारी शातिरगिरी देखकर हमें बिग बॉस सीज़न 13 तुमने वापस से याद करवा दिया। बट ठीक है भाई, बिग बॉस सीज़न 13 का वो जो क्लास था, वो जो था ना, वो चाहे लड़ाई, मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, रणनीति, वो सब यादगार रहेगी। और हम हमेशा कभी नहीं भूलेंगे बिग बॉस 13 को, ये बात तो तय है। तो तुमने बहुत सालों के बाद, 6 साल बाद, हाँ 6 साल बाद एग्जैक्टली, यस 6 साल बाद तुमने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और आई विश हिमांशी एंड आसिम ऑल द वेरी बेस्ट। सो चलिए, इसी के साथ चलती हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगेगा, बट जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।